आज का हमारा लेक्चर है अर्थमेटिक कोडिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाफमैन कोडिंग के बारे में। व्हाट अबाउट द हाफमैन कोडिंग। आज हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक कोडिंग के बारे में। तो अर्थमेटिक कोडिंग होता क्या है? तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं, इसको मैं वन बाई वन करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अर्थ में अर्थमेटिक कोडिंग इज ए फॉर्म ऑफ एंट्रोपी की फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसका यूज हम लॉस लेस डेटा कंप्रेशन में करते हैं। लॉस लेस का मतलब होता है जहां पर हम डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं, जहां पर हमारे डेटा को कंप्रेस करने में हमारे डेटा का कोई लॉस ना हो, यानी कि जो कंप्रेस करने से पहले जैसे डेटा था वही हमारा आगे रहेगा कंप्रेस करने के बाद। तो अर्थमेटिक कोडिंग का यूज हम किस में करते हैं? लॉस लेस डेटा कंप्रेशन में यूज हम इसका करते हैं। नेक्स्ट है, ए स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग ए फिक्स्ड नंबर और बीट पर सेकेंड्स। ठीक है, इसका एक एडवांटेज और ये है कि ये जो हमारा साइज लेता है कंप्रेस होने के बाद, कंपैरिजन टू अर्थमेटिक कोडिंग, सॉरी कंपैरिजन टू हाफमैन कोडिंग। अर्थमेटिक कोडिंग में जो इसका साइज होता है कंप्रेस होने के बाद वो लेस होता है, कम साइज लेता है एज कम्पेयर टू हाफमैन कोडिंग। और इसका थर्ड पॉइंट है कि हम when a string is converted to arithmetic coding, frequently used character will be stored within more bits। हाँ, जो मैं भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या लेता है कि आपका मिनिमम साइज लेता है। ठीक है, स्टोर करने के लिए हमें मिनिमम बिट्स की जरूरत पड़ेगी कंप्रेस डेटा को, अगर हम अर्थमेटिक कोडिंग टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं अपने डेटा पर। देन नेक्स्ट पॉइंट है, अगर अर्थमेटिक कोडिंग एनकोड्स द एंटायर मैसेज इनटू ए सिंगल सॉरी into a single number, a function n where 0 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन 1.0, यानी कि n की जो वैल्यू होगी 0 to 1 चलेगी। इसमें आगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें आगे करेंगे, ये आपको वैल्यू का वहाँ पे समझ में आएगा। जो वैल्यू हम इसमें कंप्रेस डेटा की लेते हैं वो मिनिमम टू मैक्सिमम जो हमारी आती है, मिनिमम जो होती है हमारी 0 के इक्वल्स टू होती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हमारी 1 तक हो सकती है, उसी के बीच में हमारी कंप्रेस्ड वैल्यू निकल के आती है। इसमें होता है क्या है अर्थमेटिक कोडिंग में? इसमें हम जैसे कोई पूरा का पूरा सीक्वेंस दिया है, जैसे ABCDEFGH करके, और मेरे को कंप्रेस करने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो अगर मैं हाफ मैन कोडिंग का यूज कर रहा था, सपोज करो मैं पहले हाफ मैन कोडिंग को बता रहा हूँ, पहले हाफ मैन कोडिंग का अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो मेरे को लिए ए के लिए बी अलग कोड यूज लिखना पड़ता था, बी के लिए अलग लिखना पड़ता था, सी के लिए अलग लिखना पड़ता था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ABCDEF के लिए एक सिंगल कोड निकलेगा, यानी कि पूरी वो जो डिजिट है हमारी स्ट्रिंग है पूरी, उसके लिए एक सिंगल कंप्रेस्ड कोड निकलेगा। और वहां पर क्या होता था कि ए के लिए अलग निकल रहा था, बी के लिए अलग निकल रहा था, सी के लिए अलग निकल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंगल कंप्रेस कोड हमारा जनरेट होता है। ये मैंने थोड़े से डिफरेंसेस भी इसके बारे में दिए हैं, डिफरेंसेस बिटवीन अर्थमेटिक एंड सॉफ्टवेयर कोडिंग। ये अर्थमेटिक कोडिंग जो है, ये हमारे मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है, ये स्टैटिकल मेथड को फॉलो नहीं करता, यानी कि स्टैटिकली नहीं होता है, जबकि हाफमैन कोडिंग किसी भी करेक्टर के लिए एक स्टैटिक वैल्यू को फॉलो करके चलता है। इट और दूसरी इसका पॉइंट्स है अर्थमेटिक कोडिंग का, ठीक है, कि ये हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक लेके जाता है। ठीक है, जबकि हाफमैन कोडिंग में हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अर्थमेटिक कोडिंग का फिर थर्ड पॉइंट है, देयर इज नो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन सोर्स सिंबल एंड कोड वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे मैंने अभी पहले बताया था आपको कि एक एक करेक्टर की मैपिंग हम अर्थमेटिक कोडिंग में नहीं करते हैं, जबकि हम हाफ मैन कोडिंग में ABCDEF की फॉर्म में अगर कोई है तो पहले हम उसको सबकी मतलब मेरे को कोड लिखना पड़ेगा, उसकी फॉर्म में आता है। बट यहाँ पर अर्थमेटिक कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं आएगा। मैंने नीचे एग्जांपल दिया अर्थमेटिक का भी और उसमें हाफ मैन का भी दिया है कि अर्थमेटिक के नीचे देखिएगा आप यहाँ पर, इफ if A B C are message then only one unique code is to enter a message। ठीक है, यानी कि अगर कोई हमारी स्ट्रिंग ABC की फॉर्म में है, उसको उसका कोड वर्ड निकालने के लिए वो बोलता है, तो इस पूरी का जो एक सिंगल कोड वर्ड आएगा, जबकि इसमें क्या आएगा, ए का अलग आएगा, हाफ मैन के थ्रू कर रहा हूँ तो ए का अलग आएगा, बी का अलग आएगा और सी का अलग अलग आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेके चलता हूँ। अब इसमें क्या है कि एग्जाम्पल में ये आप वैल्यूज जो है एक रजिस्टर पर नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू आगे मेरी एक स्लाइड और है उसमें आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए आप इसको अभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आई मीन वो ये क्वेश्चन और फॉर्मूला ये दोनों नोट कर लीजिएगा। जो मैंने इधर ये जो रेड वाले पोर्शन में दिए है ना, लेफ्ट लेफ्ट वाले पोर्शन में दिए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल है हमारा कि वो पूछ रहा है गिवन प्रोबेबिलिटी मॉडल। ठीक है, उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है हमारा जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो एनकोडिंग का पढ़ रहे हैं। एक डिकोडिंग वाला पार्ट और है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं एनकोडिंग का बता रहा हूँ, दूसरे लेक्चर में मैं ये डिकोडिंग वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एनकोडिंग है, किस तरीके से हम एनकोड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, और हमें एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली उसका जो कोड है वो जनरेट करना होता है। ठीक है, वो सीक्वेंस क्या है? DABC। वो कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंगली इसका कोड क्या होगा? DABC। ठीक है, तो ABBCD, ABCD यहाँ पर है हमारा। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पर। आप इसमें सी को नहीं लेना। ये मेरा जो केवल क्वेश्चन रहेगा वो केवल डी ए बी तक रहेगा। सॉरी, आगे आप इसको सी को कंसिडर नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा यहाँ पर। मैं लेकिन अगर आप सी को भी इसमें कंसिडर करते हो इसके लिए, तो प्रोसीजर वही रहेगा कैलकुलेट करने का। लेकिन आगे ध्यान रखना, ये मैंने DAB में ही कैलकुलेट किया है आगे, और आप भी DAB में कैलकुलेट करना। जिसको सी में कैलकुलेट करना है वो सेम प्रोसीजर अप्लाई करके सी का भी कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर DAB को लेके चलेंगे। यहाँ पर चार लेटर है ABCD। ठीक है ना, तो ये ABCD चार लेटर हैं मेरे पास, इनकी मेरे को प्रोबेबिलिटी दी हुई है। अब वो कह रहा है, ठीक है, इसका क्या है कि इस सीक्वेंस के अंदर, किसके? DAB के अंदर, DAB, क्योंकि सी मैं नहीं ले रहा यहाँ पे, तो DAB के अंदर हमें क्या लेना है? DAB के अंदर हमें ये डिटरमाइन करना है कि इसका कोड वर्ड क्या होगा। ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, डी पहले डी के, फिर ए के, फिर बी के। मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूँ इसलिए। तो अब यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, बस ये आपको इसमें थोड़ा सा रिमाइंड करना है क्या कि डी इक्वल्स टू, डी की जो वैल्यू आती है, डी है क्या? डी है डिफरेंस। डी हमारा क्या है? डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ये अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, जो भी हमारी वैल्यू अपर बाउंड की होगी और लोअर बाउंड की होगी, उसका जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज डी। ये जब मैं एग्जांपल मैं अभी कराऊंगा, वो दोनों चीजें फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे आपको अच्छे से। एक होता है रेंज ऑफ सिंबल। रेंज ऑफ सिंबल क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस डी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल, जिस सिंबल की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस सिंबल की हम रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की प्रोबेबिलिटी में बात यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेट करते हैं। सपोज करो मैं ए की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ए की बात करूंगा। अगर मैं बी की कर रहा हूँ तो मैं बी की करूंगा, और डी की कर रहा हूँ तो डी की करूंगा। क्लियर है? तो है तो मेरे पास चार, लेकिन आंसर मेरे को थ्री का लेना है, DAB का लेना है बस। क्लियर है? यहाँ पे मैंने सी दे दिया है, बट आप DAB को ही कंसिडर करके चलना। ठीक है, DAB तक ही मेरे को जाना। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पर, जो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, ये ABC की ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है, मैं यहाँ पर जो अब मेरा जो ये जो कर्सर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन में देखिएगा आप, जहाँ पर 0 to 1 मैंने लिया हुआ है, जो कि पहले भी मैंने आपको इसमें बताया था कि जो इसकी वैल्यू जानी है वो 0 to 1 ही जानी है। ठीक है, तो 0 to 1 जानी है। 0 to 1 जाने का मतलब क्या है कि जो इसकी लोअर लिमिट है वो 0 होगी, और 1 है, जो कि 1 है वो क्या होगी? इसकी अपर लिमिट होगी। जो ये 0, जो वहां पर वो एक फॉर्मूला मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था ना, जो n की वैल्यू थी लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जानी थी आपकी? वो 1 तक जानी थी। क्लियर है ना? तो वो ये वही वैल्यू है। तो ये हम अपनी इनिशियल कंडीशन पे खुद लेते हैं, ये दी नहीं हुई होती है, हम खुद इसको मेंशन करते हैं कि मिनिमम वैल्यू 0 होगी और 1 होगी, इसी के बीच में जो हमारी वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर के आएगी। अब वो कह रहा है क्या कि जो ए की प्रोबेबिलिटी है, मैं इसका पार्टीशन, उतने पार्टीशन मैंने किए जितने मेरे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी हुई होंगी। सपोज करो मेरी 3 प्रोबेबिलिटी दी हुई होती तो मेरा एक पार्टीशन यहाँ पे कम हो जाता, 2 होती तो 2 पार्टीशन कम हो जाते, 5 होती तो एक पार्टीशन मेरा और यहाँ पे बढ़ जाता। जैसे मैंने ABCD किया हुआ है ना, तो मेरा एक पार्टीशन और क्या होता है? एक पार्टीशन मेरा और बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये A है, तो 0 to A कितना चला मेरा? 3 चला, क्योंकि
ये तो इनिशियल कंडीशन है 0, और ए कितना चला है मेरा, जितनी मेरी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरी 3, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 3। अब बी की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो ए जितना चल चुका है यानी कि ए की जितनी प्रोबेबिलिटी है प्लस हमें क्या ऐड करना है, बी की जितनी प्रोबेबिलिटी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी है 3 है, और बी की भी कितनी है 3 है। तो यहाँ पर ए 3 आ चुका है, देन 3 प्लस 0.3, ठीक है, मतलब 0.3 प्लस 0.3 कितना होगा, 0.6 होएगा। तो ये कितना आएगा, हमारी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.6 आएगी। क्लियर है। जैसे इसमें भी मैंने ऐड ही किया था, 0 प्लस 0.3 करके जो ए की आई थी वो 0.3 आई थी, इसी तरीके से बी की जो वैल्यू कैलकुलेट मैंने की है वो 0.3 प्लस बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी 0.3, तो कितना हो गया ये 0.6, 0.6 हमारा यहाँ पे आ गया है बी पे। ठीक है, तो बी की जो रेंज हो गई देखो यहाँ से कितनी 0.3 टू 0.6, बी की हुई 0.3 ही है, लेकिन यहाँ पर अपर लिमिट कितनी हो गई है उसकी 0.6, क्योंकि 3 ऐड हो गई है। अब इसी तरीके से जब सी को मैं ऐड करूंगा तो 0.6 तो मैं यहाँ तक चल चुका हूँ, और 0.8 मेरे को आगे आ जाएगा, क्योंकि मेरे को 6 में क्या ऐड करना है सी का, तो 0.2 मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ पे 0.8 आ जाएगा। और डी में क्या होगा, जब मेरा 0.8 यहाँ तक आ गया है तो डी की प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें भी मैं 1 ऐड कर दूंगा। क्लियर है। अब इसमें एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी के लेटर का जो सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है, एबीसीडी की फॉर्म में, वैसे तो ये क्वेश्चन में एक सिस्टमैटिक वे में ही दिया होता है, एबीसीडी की फॉर्म में दिया होता है, बट इन द केस अगर ये सीक्वेंस आपको इस तरह एबीसीडी की फॉर्म में, मतलब ये जो क्वेश्चन है एबीसीडी की फॉर्म में ना मिलके ऐसे दिया होता है डी सी बी ए के में, तो आपको यहाँ से डी सी बी ए के फॉर्म में चलना था, यहाँ नहीं कि नीचे पहले आप डी लिखते फिर सी लिखते फिर बी ए लिखते। ठीक है, इस तरीके से आपको चलना था, यानी कि जो सीक्वेंस यहाँ पे होगा ऊपर से नीचे की तरफ, हमको नीचे से ऊपर की तरफ इधर की तरफ फॉलो करना है। क्लियर है। अब हमारा जो सीक्वेंस है जिसके लिए मेरे को वैल्यू डिटरमाइन करनी है वो डीएबी के लिए करनी है। किसके लिए, डीएबी। सी आप बोल जाइए, मैंने अभी बताया कि सी के लिए आप कैलकुलेट सेम कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, मेरी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सी को फिर नहीं लिया। ठीक है, सो हमें क्या करना है, सो वी फाइंड आउट द डिफरेंस फॉर डी। हमें क्या करना है, मैंने बोला था कि डी फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। अब डी क्या होता है, अब डी ये होता है कि हमें डी किसका फाइंड आउट करें, डिफरेंस किसका फाइंड आउट करें, डी हम उसका फाइंड, डिफरेंस उसका हम फाइंड आउट करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले ही पूछा है, जिसका सीक्वेंस नंबर किसका पूछा है, डी का पूछा है यहाँ पे, डी का, तो डी का ही पूछा है, तो डी पे हम जाएंगे, डी वाले स्लॉट में ऊपर हम जाएंगे, और डी वाले स्लॉट में हम ऊपर जाके ये वैल्यू चेक कर रहे हैं, यहाँ पे डी वाले स्लॉट में ऊपर जाके हम ये वैल्यू चेक कर रहे हैं कि कहाँ तक है डी का वैल्यू स्लॉट, ये वाला जहाँ पे मेरा कर्सर ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो 0.8 टू 0.9 ये डी की वैल्यू है, तो अगर मैं 0.9 में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.1 आएगी ना। और डी की क्यों कर रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ डी किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में जो सिक्वेंस नंबर पूछा है वो डी का पूछा है, तो डी इक्वल्स टू 0.9 माइनस 0.8 इक्वल्स टू क्या आया भाई, 0.1 आया है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंसेस आ गया। अब ये डी मैंने कैलकुलेट क्यों किया है, क्योंकि मेरे को रेंज रेंज कैलकुलेट करनी है, और रेंज कैलकुलेट करने में मेरे को डी की जरूरत है। डी मेरे को नहीं पता था अब तक, तो डी मैंने कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो अब रेंज क्या होती है, जो मेरी लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट क्या है मेरी। ठीक है, अब मैं रेंज किसकी कैलकुलेट करूंगा, मैं रेंज जो कैलकुलेट करूंगा वो 0 टू, सॉरी, ए बी सी डी की फॉर्म में ही कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे डी के सीक्वेंस में चलनी थी, तो यहाँ पर मैं ये जो 0.8 है ये कहाँ से आया मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो अब मेरे को किसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी का डी आया पहले, तो हम मुझे जो अप्लाई करना है डी पर करना है। ठीक है, तो डी का ही डिफरेंस कैलकुलेट किया था, तो ये जो ब्लू लाइन है एक नीचे की तरफ जा रही है कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मैं इसलिए लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि डी की जो लोअर लिमिट है, उसने डी की बात की है तो वो 0.8 है, तो मैंने ये वाली जो लाइन है यानी कि डी की वैल्यू जो लोअर लिमिट थी उठा करके यहाँ पे रख दी है। पहले 0 थी, लेकिन अब क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला जो मैंने इस पे एक ड्रॉ किया हुआ है इसमें इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.8 है। ठीक है, ये डी स्लॉट है हमारा। ठीक है, क्योंकि डी स्लॉट को हम डिवाइड कर रहे हैं, अभी अभी यहाँ पे बात चल रही है डी स्लॉट की। अब और इसकी मैक्सिमम लिमिट यहाँ से जो थी वो मैंने उठा करके वहां रख दी है। अब हम ये जो वैल्यू आएंगी ये कैलकुलेट हमें करनी है। ठीक है, ये जो इंटरवल्स आएंगे उनकी जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करनी है। लोअर लिमिट हमें पता लगी 0.8 है, और अपर लिमिट हमें पता लगी 0.9 है। उसी के थ्रू मैंने क्या ये डिफरेंस कैलकुलेट किया था। ठीक है, जो अभी बताया डी कि ये लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, डिफरेंस आया 0.1 डी की वैल्यू।
तो अब इनिशियल वैल्यू कितना है, अब मैं ए, ये जो रेंज ए था ना यहाँ पे ए है, तो मैं ए की ही बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। जब बी होगा बी की करूंगा, सी होगा सी की करूंगा, डी होगा तो डी की करूंगा, पहले मैं ए की बात कर रहा हूँ। तो जब ए की बात मैं कर रहा हूँ, तो ए के लिए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट अब कितनी है मेरी, 0.8 है ना, तो 0.8 मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस 0.1 मैंने लिखा, जीरो पॉइंट इन 0.1, 0.1 क्या है, डी, डी में ये फॉर्मूले में डी है ना, तो मैंने डी लिखा 0.1 इंटू, ये क्या है कि 0.3 कहां से है, 0.3 बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिंबल, कौन से सिंबल की प्रोबेबिलिटी, ए की। अगर मैं यहाँ पर रेंज ए की कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरे को ए की ही प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी नोट की है, वो क्या है मेरी 0.3 है। तो मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरी जो वैल्यू है वो 0.83 आई है, 0.83 जो मेरी वैल्यू आई है, तो ये किसकी आई है, ए की आई है, रेंज ए की आई है, टाइम स्लॉट ए की आई है। तो मैं यहाँ पर ये टाइम स्लॉट ए था ना इस तरीके से, तो इनिशियल वैल्यू तो 0.8 थी, लेकिन अब ये कहां तक चलेगा, ए का 0.83 तक चलेगा। देखो 8 से 8 से बड़ी आ रही है ये वैल्यू, 8 से बड़ी आ रही है ना 0.83, तो इससे आपका क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मैं चलता हूँ अदर्स वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब उसी जो एग्जाम्पल चल रहा था उसी में मैं अब पहले ए की रेंज कैलकुलेट की थी जो कि 0.83 आ रही थी, आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बी की कैलकुलेट करूंगा, अब जब मैं बी की कैलकुलेट करूंगा, तो बी के लिए टाइम स्लॉट ये है ना, तो बी के लिए अब इनिशियल वैल्यू 0.83 होगी ना, जब ए के लिए 0.8 थी तो बी के लिए कितनी होगी, 0.83 होगी इनिशियल वैल्यू। तो ये इनिशियल वैल्यू होगी, तो मैंने 0.83 लिखा, और डिफरेंस मेरा जो डी का चल ही रहा है वो सबके लिए वही रहेगा, क्योंकि बात डी की चल रही है, तो मेरा 0.1 जो कि डिफरेंस आया था, ठीक है, वो मेरा डिफरेंस हो गया यहाँ पे। डिफरेंस होने के बाद जो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरी वैल्यू कितनी आती है, 0.86 आती है, 0.86 मैंने यहाँ पे लिखा। तो बी की जो वैल्यू 0.83 टू 0.86 चलेगी। अब जब मैं सी की वैल्यू कैलकुलेट इसी तरीके से करूंगा, तो सी की वैल्यू के लिए मेरी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.86 हो जाएगी। तो 0.86 हो गया प्लस 0.1, ये सभी के लिए सेम चलना है, इसमें जितनी भी वैल्यू कैलकुलेट होंगे डी की वैल्यू सबके लिए क्या होगी, सेम होगी, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, 0.01, ठीक है। अब ये जो 2 आया है और ये थ्री जो है, मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन आप नोट कर लेना, जो 3 आया था ये आया था जो बी की प्रोबेबिलिटी थी। अब सी की प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन में, वो है 2, तो इसलिए 0.1 की मल्टीप्लाई मैंने अब 2 से की, और इनिशियल वैल्यू सी के लिए क्या है, 0.86 है, ये 0.86 है, तो कैलकुलेट होके क्या आ रहा है, 0.88 आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू डी की करनी है, तो डी के लिए सेम 0.88 वैल्यू इनिशियल हो जाएगी, देन 0.01 जो डिफरेंस है चल रहा है हमारा वो हो गया, और 0.1 क्या है, 0.1 है जो डी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दी हुई है वो है 0.1, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसको कैलकुलेट होकर के 0.89 आता है, तो 0.89 आया मेरा, ठीक है। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा मेरा, नेक्स्ट स्टेप में जो डिफरेंस कैलकुलेट होगा, देखो इस वाले में अब वो क्या कह रहा है मेरे क्वेश्चन में, ए का, अभी डी की बात चल रही थी ना, अब ए की, अब ए के पार्टीशन में करूंगा, कहने का मतलब पहले डी के किए तब मैं ए के करूंगा। तो स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में मैंने ये जो था ए की जो वैल्यू है, अब इसको क्योंकि डी के बाद ए है ना, डी ए, तो डी ए बी तक मेरे को कैलकुलेट करना है ना, तो डी अब ए के पार्टीशन में करूंगा। अब ए के पार्टीशन मैंने किए, तो ब्लू लाइन से मैंने एक ऊपर दिखा दिया एक नीचे दिखा दिया, तो नीचे तो 0.8, तो ये नीचे 0.8 आएगा, ठीक है, आप लिख लेना, मेरा मिस हो गया है 0.8, ठीक है, नीचे ये इनिशियल वैल्यू है कि क्या आएगी, 0.8 ही आएगी, और अपर वैल्यू जो जाएगी यहाँ पे 0.83 जाएगी, प्लीज आप लिख लेना, वो अपर वैल्यू कितनी है, 0.83 जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा कर्सर है। और जब मैं डी डिफरेंस इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, तो अब जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का, तो वो जो डिफरेंस आया वो क्या है, 0.03 आया है, तो 0.03 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसी तरीके से फिर से मैं ए की रेंज कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। ए की रेंज क्या आएगी, ए की रेंज आएगी, जो ए की प्रोबेबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, डिफरेंस मैंने 0.03 कैलकुलेट कर लिया जो कि सभी के लिए सेम होगा। अब ए की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, ए की और बी की दोनों की 3 थी, ठीक है, तो ए की भी यहाँ पे 3 लिखी मैंने, ठीक है। और ये 0.08 क्या था, ये वाली जो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे आई थी, मैंने अभी बोला कि आप नोट कर लेना। तो ये
सॉल्व करने के बाद 0.809 आता है, तो मैंने 0.809 लिखा। बी की मेरे को कैलकुलेट करनी है, तो अब ये 0.809 इसके लिए बी के लिए इनिशियल वैल्यू है, 0.809 प्लस 0.03 जो डिफरेंस है, और ये 0.3 है, ये है बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आता है वो आता है 0.818। तो 0.818 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब ये सी के लिए इनिशियल वैल्यू है। अब सी के लिए इनिशियल वैल्यू के लिए 0.818 प्लस 0.03 इंटू जो हमारी सी की प्रोबेबिलिटी है, ये फिर से हमारी क्या गई है, 0.824 आ गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0.824 लिखा है, और डी के लिए ये इनिशियल वो वैल्यू हो गई, और ये इनिशियल जो वैल्यू हुई है हमारी यहाँ पे 0.824 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.824 प्लस 0.03 इंटू 1 करके ये हमारा क्या है 0.827 आ जाएगा। ये मेरा यहाँ पे आंसर आया है ऊपर की तरफ, इसी तरीके से, ठीक है। अब वो हमें जो हमारे क्वेश्चन में था, डी का हो गया, ए का हो गया, अब किसका करना है पार्टीशन, मेरे को बी का करना है। तो अब बी के लिए क्या करूंगा, अब जो बी वैल्यू है ना बी, उसकी मैं उसको मैंने पार्टीशन देखो यहाँ पे इसी तरीके से कर दिया। तो बी की अपर वैल्यू ऊपर लिखी मैंने, लोअर वैल्यू नीचे लिखी, और दोनों का डिफरेंस जो है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये जो कि आया 0.009। सिमिलरली मैं ए बी सी की रेंज यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा, डी की भी करूंगा, जो कि रेंज यहाँ पर इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब अर्थमेटिक कोड वर्ड का यूज हम करते हैं कि क्यों करते हैं हम अर्थमेटिक कोड का, कि हम कोड वर्ड फाइंड आउट करने के लिए कि जो हमारा डेटा था उसका कोड वर्ड आएगा क्या, जो हमारा सीक्वेंसेस था उसका कोड वर्ड आएगा क्या, ठीक है। इसलिए हम अर्थमेटिक कोड का यहाँ पर यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि ये जो वैल्यू जो कोड वर्ड आएगा, जो कोड वर्ड हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो किस किस के बीच आ रहा है, वो आएगा ये जो वैल्यू हमारी दी है आई है 0.8171, और ये जो अपर लिमिट है इसके बीच वो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, इन दोनों का हम टैग कैलकुलेट करते हैं, ठीक। फॉर्मूला होता है यहाँ पर एक टैग कैलकुलेट करने का, वो कहता है अपर लिमिट ऑफ द कोड वर्ड प्लस लोअर लिमिट ऑफ द कोड वर्ड। तो अपर लिमिट जो भी है हमारी 0.8171 प्लस 0.818 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको करके जो मेरा आंसर कैलकुलेट हो गया है 0.81755, ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, ये मेरा हुआ इसका जो कोड वर्ड मेरे को जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था इस सीक्वेंस में, यानी कि इस सीक्वेंस में डी ए बी के सीक्वेंस में जो मेरे को कोड वर्ड आएगा, ठीक है, जो मैं अगर मैं एनकोड करता हूं तो मेरा जो कोड वर्ड आएगा वो आएगा 0.81755, ठीक है। आई होप कि आपकी वीडियो क्लियर होगी डेटा कंप्रेशन की अर्थमेटिक कोड के बारे में, ठीक है। तो कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से क्लास में आप डिस्कस कर लेना।